देखो केमिकल इक्विलिब्रियम, देखो बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इट इज अ स्टेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सच एज, it is the state of reaction when the observable properties like temperature, pressure, volume, etc. becomes constant that is they do not change with time. टाइम के साथ किसी भी ये रिएक्शन की कंडीशंस चेंज ना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, राइट। ठीक है बेटा, अब देखो कि कौन सी जो भी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन, तो अपने पास दो केमिकल रिएक्शन होंगे मेनली, यूजुअली टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक तो रिवर्सिबल एंड सेकंड इज इरिवर्सिबल। देखो बेटा एक तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिवर्सिबल में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बन सकते हैं। शाबाश, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखो बेटा इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शंस। रिएक्शन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शंस, जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, रिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। देखो जैसे N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 ऐसे शो करेंगे रिवर्सिबल का साइन यूं, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी होगी ना तुमने 8th क्लास में, जैसे एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें एसिड लेते हैं हम एज अ कैटलिस्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। देखो अब रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं बेटा ये केवल क्लोज्ड वेसल में पॉसिबल है, पॉसिबल इन क्लोज्ड वेसल। अब देखो इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रिएक्शंस विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन, जो केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करें बेटा उनको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, राइट। यस सर। देखो एग्जांपल जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, पीपीटी। पीपीटी मतलब ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट में NaCl डाल दो तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3। और ये किस में होंगे बेटा, ये ओपन वेसल में। देखो कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर प्रोडक्ट गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है
तो अगर ओपन वेसल में कराएंगे तो वो गैसियस प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। बोलो। यस सर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराओ तुम, तो कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा नहीं बनेगा? यस यस सर। सर। तो CaO प्लस CO2 जो बनेगा बेटा, CaO प्लस CO2 में से क्या हो जाएगा? CO2 ओपन वेसल में है तो CO2 बाहर हो जाएगा, यस सर। तो वापस से Yes, रिवर्सिबल sir. हो सकती है रिएक्शन। नो सर। नो सर। CaCO3 it decomposes on thermal decomposition it gives CaO plus CO2, तो CO2 गैस है, it will escape out, right? यस सर। और बताओ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, जैसे हम कह रहे हैं कि दो डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है और ये इरिवर्सिबल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होगी, यस और नो? मतलब इसमें तो रिएक्टेंट्स, रिवर्सिबल में तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेंगे वापस, लेकिन इरिवर्सिबल में प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट नहीं बना, ये प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे, यस और नो? यस सर। तो इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन नहीं होगी बेटा इनमें। इक्विलिब्रियम स्टेट नॉट अटेन। इधर रिवर्सिबल इधर लिखा था, देखो इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड। समझ गए बेटा? यस सर। बोलो। यस सर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन भी इरिवर्सिबल ही होती है। जैसे NaCl NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये रिएक्ट करके बना लेते हैं NaCl प्लस वाटर। अब NaCl में वाटर डाल के तुम वापस NaOH और HCl बना सकते हो क्या? नो सर। नो सर। तो ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इनमें इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन नहीं होगी, राइट? यस सर। उसके बाद देखो इसके एग्जाम्पल रिवर्सिबल रिएक्शंस में और गैसियस रिएक्शंस के अंदर, जैसे ये है H2 गैस प्लस आयोडीन गैस, ये दोनों रिवर्सिबल स्टेट में ऐसे रिएक्ट करके क्या बना लें? HI गैस, राइट? रिवर्सिबल रिएक्शन है। N2 गैस प्लस O2 गैस, ब्रिकलैंड और आइड प्रोसेस है, ये नाइट्रिक एसिड बनाने में काम आता है। इसमें 2NO गैस नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है इसमें, ठीक है बेटा? तो इसके मतलब यहाँ पे हम एक बात और बोल सकते हैं कि जो रिएक्शंस में सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम फेज में हो तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शंस मतलब when reactants and products are in same phase. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम फेज में है तो बेटा उसको हम होमोजीनियस रिएक्शन बोलेंगे। ये अबव एग्जांपल, ये किसके एग्जांपल है? ये होमोजीनियस रिएक्शन के ही है या नहीं है? यस सर। देखो ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो लिख रहे हैं हम ऊपर, यहाँ पे एसिड लिक्विड होता है, अल्कोहल भी लिक्विड होता है, H प्लस कैटलिस्ट लिया हमने वो भी लिक्विड है, और ये एस्टर प्लस वाटर बनता है तो ये वाटर भी लिक्विड और एस्टर भी लिक्विड। देखो सारे सेम फेज में, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन। और हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें बेटा कि व्हेन मतलब कोई भी एक या कोई भी फेस एक डिफरेंट प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन। Heterogeneous reaction when one different phase is present.
जब कोई एक डिफरेंट फेज प्रेजेंट हो बेटा, वन जरूरी नहीं है, वन और मोर भी हो सकते हैं, वन और मोर डिफरेंट फेज इज प्रेजेंट। जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है ना बेटा। यस सर। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जैसे डिकम्पोजिशन हो इसका क्लोज्ड वेसल के अंदर, तो क्लोज्ड वेसल में तो हम इसको इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं रिएक्शन को। तो ये बनाएगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो देखो CO2 तो गैस है और बाकी दो सॉलिड है, तो डिफरेंट फेज में हो गए ना बेटा ये, समझ गए? यस सर। यस सर। तो इक्विलिब्रियम स्टेट हम ये कह सकते हैं कि जब अटेन होगा, जब जो ड्राइविंग फोर्स है किसी भी रिएक्शन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर सेम हो जाए, बैलेंस कर जाए। यस और नो? इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड when forces in forward and backward reaction आर सेम। जब से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में सेम फेज, दोनों फेज बैलेंस कर जाएं आपस में, तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हो गया। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। देखो अपन Yes, इसको sir. अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, देखो इधर मान लेते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब होता है इट इज द स्पीड विद विच रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, राइट? ये इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा इसमें, देखो रेट और इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम देखो जो रिएक्टेंट्स है बेटा, प्रोडक्ट शुरू के अंदर जीरो होंगे, बिल्कुल शुरू में प्रोडक्ट्स जीरो होंगे, फिर प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे और रिएक्टेंट्स बनाएंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होंगे और रिएक्टेंट्स कम होंगे, और रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? प्रोडक्ट्स में। देखो इस रिएक्शन में तो रिएक्टेंट्स किस में चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदलते हैं, तो कौन सी रिएक्शन होगी ये? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे देखो शुरू में प्रोडक्ट्स जीरो हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? रिएक्टेंट्स में। तो ये रिएक्शन होगी अपने लिए बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो बीच में जहाँ पे कांस्टेंट हो गया, जिनमें जहाँ पे रेट कांस्टेंट हो जाए इनका आके, तो रेट कांस्टेंट हो जाए मतलब कॉमन हो जाए एक रेट, ये थोड़ा सा तो कॉमन हो जाए, तो यहाँ पे ये स्टेट को क्या कह सकते हैं? दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बराबर हो गए ना बेटा दोनों। यस सर। तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड। यस और नो? यस सर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं ग्राफ को, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में बनाना हो, कंसंट्रेशन की टर्म्स में। देखो ये कंसंट्रेशन है यहाँ पे, टाइम के साथ देखो कंसंट्रेशन शुरू में रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होंगे बेटा, रिएक्टेंट्स कम होना स्टार्ट होंगे, और प्रोडक्ट्स शुरू में जीरो होंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। तो ये कौन सी स्टेट आ गई उनकी? दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। यस और नो? यस सर। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट ही आए, मतलब इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इतनी आई और ये प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जीरो से ऐसे कांस्टेंट होगी, मतलब एग्जैक्ट जरूरी नहीं है कि वो मैच ही करे आपस में, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कांस्टेंट होगी यहाँ पे दोनों, तो मतलब क्या कह सकते हैं हम? इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स। देखो बेटा इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं हम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो प्रोडक्ट्स शुरू में कितने हैं? जीरो, फिर प्रोडक्ट्स ने बढ़ना स्टार्ट किया तो मैक्सिमम इतने बढ़ गए प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स ने कम होना स्टार्ट किया तो रिएक्टेंट्स कम होंगे, और यहाँ पे तो ये कौन सी स्टेट होगी? दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यस और नो? कांस्टेंट होगी ना यहाँ पे कंसंट्रेशंस। यस सर। समझ गए बेटा? यस सर।
तो इक्विलिब्रियम जो टर्म है, इक्विलिब्रियम हम अब एक तो जैसे तुमने कहा अभी सर हम केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा अभी, तो इक्विलिब्रियम को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम एक तरीके से केमिकल इक्विलिब्रियम ये, बट वो आयनिक रिएक्शंस में होगा। तो इसके अंदर फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल का मतलब क्या होता है बताओ? बेटा देखो प्रेशर कुकर में पानी को उबालते हो ना, तुम पानी को गर्म कर रहे हो ना, यस सर। तो गैस भी बन रही है वहां पे, तो पानी प्रेशर कुकर में गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब फिजिकल स्टेट ही तो बदल रही है खाली उन दोनों की। यस सर। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम अटेन्ड इन अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ी होंगे ना तो 2 टर्म्स 9th क्लास में। यस सर। Yes, तो sir. वही है इक्विलिब्रियम अटेन्ड इन अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में अगर इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम अटेन्ड इन अ केमिकल प्रोसेस, अटेन्ड इन अ केमिकल प्रोसेस। देखो बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसे ये अपने पास वाटर है लिक्विड स्टेट के अंदर, और इसके साथ इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए किसके अंदर? वाटर इन गैसियस स्टेट, राइट? तो देखो केवल फिजिकल स्टेट बदल रही है ना बेटा इसमें। यस सर। बोलो बेटा समझ में आया नहीं है? आया सर। और केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे अपन ने अभी अमोनिया का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था NH3 का, तो NH3 के लिए ये कह सकते हैं हम N2 गैस प्लस 3 moles ऑफ H2 गैस, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद 2 moles ऑफ NH3 गैस। तो इसमें जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल इक्विलिब्रियम। यस और नो? यस सर। किसी भी केमिकल प्रोसेस में अटेन हो तो उसको बोलेंगे बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, और फिजिकल प्रोसेस के अंदर अटेन हो तो क्या बोलेंगे उसको? फिजिकल इक्विलिब्रियम। बताओ और बताओ फिजिकल प्रोसेस के अंदर फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स। बोलो बेटा। देखो थर्मस फ्लास्क देखा है तुमने? यस सर। तो थर्मस फ्लास्क का मतलब ऐसा है क्या कि उसमें गर्म चाय को गर्म ही रखता है वो हमेशा? No, sir. चाय मतलब ठंडा भी रख सकता है ना उसके अंदर? Yes, sir. तो देखो ये तो आइस होगी अपनी, एक थर्मस फ्लास्क के अंदर सूटेबल अमाउंट में ये आइस होगी, तो आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होने के बाद वो वाटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। यस सर। Yes, ये sir. फिजिकल के एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखो बेटा तो ये अपने पास है वाटर सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। तो बताओ ये जो गैस है एक मतलब पर्टिकुलर स्टेट ऐसी आ जाएगी कि जहां पे क्या हो जाएगा अपना, ये कह सकते हैं हम कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस विल बी इक्वल टू, बताओ किसके होगा? जितनी आइस मेल्ट होगी विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, राइट? जब ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये दोनों बराबर हो जाएं तो हम ऐसे बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। यस सर। बोलो बेटा। देखो थर्मस sir. फ्लास्क Yes. में ये सारा काम करवाना किस में तुम्हारे को? थर्मस फ्लास्क में। थर्मस फ्लास्क में जैसे सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस डालनी है और पानी डालना है, गर्म पानी नहीं डालना है, आइस कोल्ड वाटर डालना है उसमें, और थर्मस फ्लास्क में ये पुट कर दिया हमने। तो थर्मस फ्लास्क के अंदर कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी ना बेटा? नो सर। No, sir. मतलब जितनी बर्फ तुम्हारी पहले है इतनी बाद में है और इतना ही पानी है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि बर्फ पिघली नहीं, बर्फ पिघली, लेकिन जितनी बर्फ पिघली इतना ही वाटर जम गया। मतलब रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड। समझ गए बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. Sir. बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. अब देखो ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तो था अपने पास किसका, सॉलिड और लिक्विड के बीच में, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है ये। आई सॉलिड है और लिक्विड। और बताओ फिजिकल प्रोसेस के और एग्जाम्पल्स। बताओ बेटा। बेटा सॉलिड और वेपर में पॉसिबल नहीं है। देखो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ये आयोडीन की सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ी होगी ना तुमने। देखो तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जैसे ये अपने पास आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड है, तो आयोडीन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये सब्लिमाई होती है सीधी इनटू आयोडीन वेपर फॉर्म में, आयोडीन गैसियस स्टेट। अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड at equilibrium state it changes into ammonium chloride gas। तो इसके अंदर देखो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ सब्लिमेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब जितना सॉलिड सब्लिमाई होगा इतना ही गैस कंडेंस हो जाएगी सॉलिड के अंदर। यस और नो? तो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होगी। Yes, sir. At equilibrium we can say that rate of sublimation will be equal to rate of sublimation will be equal to rate of condensation, right? Yes, sir. समझ गए बेटा? Yes, sir. आप एक बार देखो फिर बता दो सर। बेटा आयोडीन ये तुमने किसी भी, देखो सबसे पहले तो ये क्लोज्ड वेसल में करवानी है, मतलब ये नहीं कि ओपन वेसल में। ये जो भी बात कर रहा हूँ मैं किसके अंदर कर रहा हूँ, पहले ही बोल चुका मैं कि इक्विलिब्रियम अटेन होगा केवल किसके अंदर, क्लोज्ड वेसल में। नहीं तो गैसियस जो प्रोडक्ट्स होंगे, गैसियस प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाएंगे ना, Yes, यस sir. सर। तो क्लोज्ड वेसल में नहीं होगी फिर रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन सॉलिड किस में ट्रांसफॉर्म होगा, आयोडीन गैस में। सब्लिमाई होता है ना आयोडीन। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जितने आयोडीन, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, क्या होगा कि जितने आयोडीन सॉलिड, जैसे शुरू में तुम देखो ये एक ले लो, कांच का फ्लास्क ले लो, बीकर ले लो, इसमें इस बीकर में ये क्या भर दिया तुमने, ये यहाँ पे डाल दिया आयोडीन, ठीक है बेटा। तो ये आयोडीन डालने के बाद थोड़ी देर में क्या होगा कि थोड़ी देर में इसके आयोडीन के वेपर्स बन जाएंगे। तो आयोडीन के वेपर्स बनेंगे, पूरी आयोडीन के नहीं बन जाएंगे, ये कुछ अमाउंट में तो आयोडीन रहेगी यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे ये वॉयलेट कलर के वेपर्स दिखेंगे इसमें। ये क्या है, वेपर्स ऑफ आयोडीन। तो एक ऐसी स्टेज अटेन हो जाएगी बेटा कि जहां पे आयोडीन के जितने वेपर्स की जो इंटेंसिटी है, मतलब ब्लू कलर शुरू में तो बढ़ना स्टार्ट होगा लेकिन अल्टीमेटली कांस्टेंट हो जाएगा। तो जहां पे कांस्टेंट हो गया ब्लू कलर अपीयर होना, तो वहां पे कह सकते हैं कि हम रेट ऑफ सब्लिमेशन किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड। समझ गए बेटा? आ गया सर। मतलब ये एक जनरल फिजिकल प्रोसेस के अंदर बात कर रहे हैं हम किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। देखो नेक्स्ट, उसके बाद देखो सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, फिजिकल प्रोसेस के लिए ही। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, ये ऐसे समझ जाओगे ना, ये सॉल्यूशन है, ये इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। देखो मैं तुम्हारे को 1 गिलास ऑफ वाटर दे दूं और उसमें ये बोलूं कि इसमें 1 किलो चीनी डिसॉल्व करो, तो कर दोगे बेटा? यस सर। बेटा 1 किलो चीनी 1 गिलास पानी में डिसॉल्व नहीं होगी।
नहीं No, होगी। sir. तो देखो अपना पर्टिकुलर अमाउंट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, दो टर्म सुनी होंगी ना तुमने। यस Yes, सर। sir. तो देखो Yes. एक तुम्हारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स when no more amount of solute can be dissolved। लेकिन बेटा ऐसे नहीं बोलेंगे हम कि अब वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना तुम्हारा, उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व, लेकिन जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उसके अंदर, इतना ही क्या हो रहा है उसमें। देखो Solvent. इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर रेट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसॉल्व होने को क्या बोलते हैं हम, डिसॉल्व होना। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बात है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन विल बी इक्वल टू, इतने ही क्रिस्टल प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन, मतलब जितने चीनी के क्रिस्टल्स डिसॉल्व होंगे, इतने ही सॉल्यूशन के अंदर से चीनी के क्रिस्टल्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो देखो एक बात और क्लियर हो रही है इससे, कि ये जो अपना इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है ये प्रोसेस। यस और नो? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड का नहीं लिखा है ना अभी, फर्स्ट था अपना सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर। देखो नेक्स्ट इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। देखो बेटा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को कैसे बताओगे तुम, बताओ। ये अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था ना एक इक्विलिब्रियम का, लिक्विड और वेपर स्टेट के अंदर। देखो ये बोल सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। Yes, sir. नहीं, देखो कुछ हद तक प्रेशर कुकर के अंदर बोल सकते हैं ना बेटा। देखो प्रेशर कुकर के अंदर जब गैस बननी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि सारी गैस उसके अंदर कन्वर्ट हो गई, इसमें सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के अंदर क्या कह सकते हैं हम, कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। Yes sir. Yes, sir. मतलब जितना क्लोज्ड वेसल के अंदर वेपर्स बनाएंगे बेटा, इतने ही वेपर्स क्या हो जाएगा थोड़ी देर बाद, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। देखो जैसे ये हमने एक वेसल ले लिया और ये इसमें पानी भर दिया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैरोमीटर से, पढ़ा था ना स्टेट्स ऑफ मैटर में से। अब इसकी हीटिंग करनी स्टार्ट की, तो जब हमने हीटिंग करेंगे, यहाँ पे ये मरकरी भर रखी है, तो ये वेपर्स बन जाएंगे ना बेटा इसमें, लेकिन सारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर कुछ देर बाद इसका जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब P कांस्टेंट हो जाए, तो P कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, कि जितना लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इतने लिक्विड वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं। Yes, sir. Yes sir. बोल सकते हैं नहीं? तो ये कौन सी है, ये दिस इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कोल्ड ड्रिंक्स देखा होगा ना बेटा तुमने, Yes sir. कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, सोडा वाटर बोतल के अंदर, इनमें भी देखो इक्विलिब्रियम स्टेट ही होती है। देखो ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर खाली जगह होती है ना थोड़ी सी, Yes sir. तो वो होती है, उसके अंदर चीनी भी होती है। तो कोल्ड ड्रिंक पे CO2 गैस होगी, तो वो एग्जाम्पल है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसका एग्जाम्पल है कोल्ड ड्रिंक्स।
देखो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर गैस डिजोल्व होती है ना बेटा उसमें, यस सर। बोलो जब बोतल को खोलते हैं तो गैस नहीं निकलती है एकदम से बाहर उसमें से, यस सर। तो इसका मतलब प्रेशर कम हो गया उसके अंदर, अब तो गैस की प्रेशर कम हो गया तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम उसका रहा या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें, तो ये जो CO2 गैस है, CO2 गैस जितनी डिजोल्व हो रही है, किसके अंदर डिजोल्व हो रही है, सॉल्यूशन के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 इन सॉल्यूशन, तो इतनी गैस जो ऊपर गैप होता है बेटा उसमें, सॉल्यूशन में से CO2 निकल के बाहर आ रही है उस गैप के अंदर, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट है कोल्ड ड्रिंक की, बंद बोतल बिल्कुल पैक जो कंपनी से आ रही है। लेकिन एक बार तुमने खोल दी उस बोतल को तो उसमें से गैस बाहर निकल जाएगी, तो गैस बाहर निकल जाएगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा या ऐसे ही रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा। यस यस सर। सर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। बोलो बेटा ये फिजिकल प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम समझ में आया नहीं आया? आया सर। सर बंद में ही अगर टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज कर देंगे तो भी चेंज हो जाएगा ना? नहीं बेटा, बंद के अंदर बोतल बंद रहेगी तो उसमें से वो गैस बाहर थोड़ी निकलेगी। देखो मेन चीज ये देखनी है कि इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में एस्टेब्लिश हो रहा है, नहीं समझे? अब तुम बोलोगे सर पेप्सी की बोतल बंद है और हम बाहर से प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो बाहर से प्रेशर बढ़ाए जाओ, तुम कितना ही करे जाओ, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? भाई गैस तो जितनी डिजोल्व है इतनी रहेगी, बाहर से प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा गैस डिजोल्व हो जाएगी क्या बोतल में? नहीं सर। सेम रहेगी ना। यस सर। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक को तुमने ठंडा कर दिया, तो ठंडा करने के बाद ये नहीं बेटा तुमने इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज कर दी। देखो ठंडा किया है तो ठंडा होने से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा टाइम तक घुली रहेगी उसमें। अब जब देखो बोतल तो बंद ही है, बोतल जब गर्म हो जाती है कोल्ड ड्रिंक की, तो गर्म हो जाती है, फ्रिज से बाहर निकाल ली, 2 घंटे बाहर रखी है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि गैस बाहर निकल गई उसमें से। बेटा गैस तो बोतल के अंदर ही है ना। यस सर। तो जब तक गैस बोतल के अंदर है जब तक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। अब गैस को जब हमने बाहर निकाल ली तो उस टाइम फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। वो एक सैचुरेटेड स्टेट होती है, वो जो सॉल्यूशन जो एग्जांपल होता है वो सैचुरेटेड स्टेट का एग्जांपल है तुम्हारे पास। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो एक कैरेक्टरिस्टिक हमने सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बार बार बोली है कि अब देखो उसको जैसे एक कोल्ड ड्रिंक में लास्ट में लिखा हुआ है, इसी में बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक में से CO2 गैस बाहर नहीं निकल रही। तो जो भी बोतल के ऊपर फुल भरी नहीं होती है ना बेटा, ऊपर गैप होता है ना बोतल में, यस सर। तो जितनी Yes, sir. उस सॉल्यूशन में से गैस बाहर उस गैप में आई, इतनी ही गैस गैप में से सॉल्यूशन में चली गई। इसका मतलब रिएक्शन रुकी नहीं ना, प्रोसेस यस सर हो जा तो प्रोसेस होए जा रही है। वेरी गुड। तो होए जा रही है तो मतलब ये क्या हो गया इसका इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब प्रोसेस चलती रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बताओ बेटा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। बताओ बेटा इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर क्या मतलब होगा इसका? रिएक्शन कंटिन्यू। रिएक्शन मतलब दोनों अपोजिंग और जो फेवरिंग फोर्सेस हैं, दोनों फोर्स सेम रेट के ऊपर चल रहे हैं, मतलब स्टैटिक नहीं है। दैट इज प्रोसेस और रिएक्शन is proceeding in both the directions. प्रोसेस दोनों डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड कर रही है बेटा, रुकी हुई नहीं है, स्टैटिक नहीं है मतलब, राइट?
Yes, sir. बोलो। अब देखो इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अटेन हो सकता है। ये इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूं मैं, फिजिकल की भी एंड केमिकल की भी। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड from any direction, किसी भी डायरेक्शन से अटेन हो सकता है, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से अटेन हो सकता है बेटा। देखो नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बेटा, अगर मतलब किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें हम स्पॉन्टेनियसली, तो वो थोड़ी देर बाद मतलब उन चेंजेस को कम करके वापस उसी स्टेट में आने की कोशिश करेगा। इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, then it returns to original state आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद उसको वो वापस से ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो फ्री एनर्जी चेंज होगी डेल्टा जी, बताओ क्या होगी डेल्टा जी? 0। फ्री एनर्जी चेंज, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस किया था हमने। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. नो देखो बेटा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी स्टेट से साइड से अटेन हो सकता है, तो मतलब जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज लाइक एट इक्विलिब्रियम दोनों साइड से, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, observable properties like temperature, pressure, volume, color, concentration, density, और बोलो और भी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ये क्या हो जाएंगी? दे बिकम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम के ऊपर ये कांस्टेंट हो जाएंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा कोई समझ में? अभी तक देखो अपन ने क्या पढ़ा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस और फिजिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। Heterogeneous equilibrium. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes, उसके बाद sir. आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वॉगे। देखो बेटा ये क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? ये कहता है रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेस और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्या बोला? रेट ऑफ अ केमिकल प्रोसेस
is directly proportional to the कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन मतलब यूजुअली कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या आप मोलैरिटी कंसिडर करोगे, ठीक बेटा. और कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास भी बोलते हैं. कंसंट्रेशन और एक्टिव मास, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ द ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो हो जाएगा मतलब रिएक्टेंट्स के लिए, और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो जाएगा प्रोडक्ट्स के लिए. मतलब वही उसके, तो खाली इसको रिएक्टेंट भी लिख सकते हैं हम कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और रिएक्टिंग स्पेसीज. अब देखो कैसे, कोई भी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लो, hypothetical reaction for example AA plus BB, they are in equilibrium with CC plus DD. ये स्मॉल ABCD क्या हो गए, are the stoichiometric coefficients. अब देखो बेटा, इस रिएक्शन से अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग. तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन RF. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट्स बताओ कौन हुए, AABB. कैपिटल A एंड B. तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स. एक्टिव मासेस मतलब उनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे बेटा इसमें, ठीक है. तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ A. मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट उसके एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करता है, A रेज टू द पावर A और B रेज टू द पावर B. यस और नो, बोलो बेटा, बोल सकते हैं नहीं ऐसे. अब देखो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए RB रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन RB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके लिए रिएक्टेंट्स हो गए C रेज टू द पावर C एंड D रेज टू द पावर D. और इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब भी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं. तो RF इक्वल्स टू KF, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया इसका, A रेज टू द पावर A, B रेज टू द पावर B. और यहाँ से RB विल बी इक्वल्स टू KB C रेज टू द पावर C एंड D रेज टू द पावर D. अब देखो एट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा बेटा, बोलो इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे नहीं होंगे. Yes, sir. Yes, sir. देखो एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction. This implies we can write Kf into concentration of A raised to the power A, B raised to the power B will be equals to Kb into concentration of C raised to the power C, D raised to the power D. ये Kb है, ठीक है बेटा. अब देखो इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं kf अपॉन kb इक्वल्स टू c रेज टू द पावर c इंटू d रेज टू द पावर d अपॉन a रेज टू द पावर a इंटू b रेज टू द पावर b. और देखो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम k, और k विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इसको पुट कर देंगे kc, c मतलब कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले रहे हैं. kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. समझ गए बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन से कैसे निकाला हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट.
कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। देखो, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टेंट्स, रेस्ट ऐसे कह सकते हैं इसके अंदर, रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। रेस टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये तो बेटा कंसंट्रेशंस जब लिक्विड होंगे उनकी टर्म्स के लिए हो गए। अब मान लो गैसियस रिएक्शन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, तो गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, तो उसके केस में क्या करेंगे हम? प्रेशर लेना पड़ेगा ना उसमें। Yes, sir. तो प्रेशर की टर्म्स में फिर अपन इसको आइडियल गैस इक्वेशन, उनको गैसेस कंसीडर करके और फिर नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू।